Hey everyone, welcome to our YouTube channel Enlightening Management Tutorials. I hope you all are fine. So today we will continue our topic organizing. In the last session we have discussed the characteristics or the features of organizing, and before that we discussed the overall concept and introduction, you can say, of organizing. Today we will discuss the process of organizing. सो जिसने अब तक उन वीडियोज़ को नहीं देखा है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, यू कैन check it out there. So but before that, if you like my videos and content, then please do like and share it, and if you are new at my channel, then please do subscribe it for more videos and also press the bell icon for the new notification. So let's start our today's session. तो आज हमें स्टार्ट करना है हमारी ऑर्गेनाइजिंग के प्रोसेस को. ठीक है, तो टॉपिक हमारा छोटा सा है, इसलिए जल्दी से इसको कवर करेंगे. डिटेल में हम हर एक स्टेप को समझेंगे. तो सबसे पहले पॉइंट्स में एक बार देख लेते हैं. तो जो ऑर्गेनाइजिंग का प्रोसेस है वो हमारा स्टार्ट होता है, जो सबसे पहला स्टेप है हमारी ऑर्गेनाइजिंग के प्रोसेस में, दैट इज़ आइडेंटिफिकेशन एंड द डिवीजन ऑफ वर्क. एंड आफ्टर आइडेंटिफाइंग एंड द डिवीजन ऑफ वर्क, डिपार्टमेंटलाइजेशन इज़ डन, एंड आफ्टर द डिपार्टमेंटलाइजेशन देयर इज़ असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज़, एंड द लास्ट स्टेप आफ्टर द असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज़ is the establishing authority responsibility relationships, or you can say establishing the reporting relationships. all right, so अब सबसे पहले देखो, जो ऑर्गेनाइजिंग का प्रोसेस है वो हमारा स्टार्ट होता है काम को आइडेंटिफाई करने से, उसको डिवाइड करने से. ठीक है, अब बाय द टर्म आइडेंटिफाइंग द वर्क, आइडेंटिफाइंग द वर्क से क्या मतलब है? आइडेंटिफाइंग द वर्क से मतलब है कि जो भी हमने गोल या ऑब्जेक्टिव हमने डिसाइड किया है प्लानिंग के टाइम में, उसको अचीव या फुलफ़िल करने के लिए हमें कौन कौन सी एक्टिविटीज़, कौन कौन से काम अपनी ऑर्गेनाइजेशन में करने हैं. तो सबसे पहले उन सारी एक्टिविटीज़ को, उन सारे टास्क को आइडेंटिफाई करना विच आर रिक्वायर्ड टू एकम्प्लिश द गोल और ऑब्जेक्टिव. एंड आफ्टर आइडेंटिफाइंग देयर इज़ डिविजन ऑफ वर्क, काम को डिवाइड किया जाता है. मतलब द होल टास्क, पूरे टास्क को हम मैनेजेबल एक्टिविटीज़ में, ये छोटे छोटे टास्क में, छोटे छोटे ग्रुप्स में उनको डिवाइड करते हैं, जिससे कि कहीं ना कहीं जो काम का बर्डन है वो भी कम हो जाता है. डुप्लीकेशन ऑफ वर्क है उसको भी हम अवॉइड कर सकते हैं. एलिमिनेशन हो जाएगा हमारे वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज का, और काम वैसे ही होगा जैसा हमने प्री डिटरमाइन किया है अकॉर्डिंग टू द गोल. ठीक है, तो इस तरीके से हम काम को डिवाइड करते हैं. अब डिवीजन ऑफ वर्क से क्या होता है, जब हम काम को डिवाइड कर देते हैं तो स्पेशलाइजेशन आती है. किस में स्पेशलाइजेशन आएगी? हमारे काम में भी स्पेशलाइजेशन आएगी और हमारे एम्प्लॉयज़ की स्किल्स में भी स्पेशलाइजेशन आएगी. बिकॉज कोई भी एक इंडिविजुअल या एक एम्प्लॉय पूरे टास्क को, पूरी एक्टिविटी को अकेला एफिशिएंटली और इफ़ेक्टिवली नहीं कर सकता है. अगर हमें अपने काम के अंदर एफिशिएंसी लानी है, उसको इफ़ेक्टिव तरीके से करना है, जिससे कि जो भी हमने डिसाइड किया है वैसा हम अचीव कर सकें, तो उसके लिए हमें काम को डिवाइड करना पड़ेगा, जिससे कि पूरा बर्डन है वो भी कम हो सके, उसको हम डिवाइड कर सकें, हमारे काम में भी स्पेशलाइजेशन आए और जो उसको कर रहा है उसके अंदर भी स्पेशलाइजेशन आए, डुप्लीकेशन ना हो, वेस्टेजेस ना हो. ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम इफ़ वी टेक एग्जांपल ऑफ अ बैंक, अगर हम एक बैंक की एग्जांपल लेते हैं, उसमें मिस्टर ए हैं, उनको हमने काम दे दिया कि आपको कैश रिसीविंग का काम करना है. मिस्टर बी को हमने काम डिवाइड कर दिया कि आपको कैश डिस्बर्सिंग का काम करना है. मिस्टर सी हैं, उनको बोल दिया कि जो भी आपको प्रोसेसिंग है लोन एग्रीमेंट्स की वो करनी है. और एक मिस्टर डी हैं, उनको हमने कह दिया कि आपको लोन की सैंक्शनिंग का काम करना है. तो यहाँ पर मिस्टर ए और मिस्टर बी, जिसके पास कैश रिसीविंग का काम है या कैश डिस्बर्सिंग का काम है, भले ही उनके जो काम है वो सिमिलर नेचर के हैं, लेकिन हमने काम को डिवाइड कर दिया. तो हम ए और बी को एक कैटेगरी के अंदर डाल देंगे. ठीक है, ऐसे ही सी के पास लोन एग्रीमेंट्स की प्रोसेसिंग का काम है और डी के पास लोन की सैंक्शनिंग का काम है, तो उनको हम एक कैटेगरी के अंदर डाल देंगे. ए बी हो गए हमारे कैश क्लर्क्स और सी डी हो गए हमारे लोन ऑफिसर्स. भले ही इन चारों के जो सिमिलर नेचर हैं, ए और बी का सिमिलर नेचर का वर्क है, सी और डी का सिमिलर नेचर का वर्क है, लेकिन हमने काम को डिवाइड किया है. अब काम हमने डिवाइड किया तो हमारे काम में एफिशिएंसी आएगी, इफ़ेक्टिवली वो अचीव होगा, स्पेशलाइजेशन होगा, ढंग से होगा, डुप्लीकेशंस नहीं होंगी. और दूसरी चीज़ जो एलिमिनेशन है उसको भी हम कर पाएंगे. किसकी एलिमिनेशन? वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज की एलिमिनेशन. तो सबसे पहले काम को आइडेंटिफाई किया जाता है, उसके बाद हम काम को डिवाइड करते हैं.
and after the dividation of work, the next step in the process is departmentalization. Now what is departmentalization? Departmentalization क्या है? Departmentalization is the process in which grouping of activities of similar nature under the similar departments is done. मतलब एक्टिविटीज़ की ग्रुपिंग करना, जो एक जैसे नेचर की एक्टिविटीज़ हैं उनको हम सेम डिपार्टमेंट में डालें. इससे क्या होगा? इससे हमारी ऑर्गेनाइजेशन में स्पेशलाइजेशन आएगा, कोऑर्डिनेशन आएगा. ठीक है. अब डिपार्टमेंटलाइजेशन हम 3 तरीक़ों से कर सकते हैं. ठीक है. ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन. ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन का मतलब है कि आप ग्रुपिंग करें एक्टिविटीज़ की उन सेम डिपार्टमेंट में ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन. जैसे कि परचेज फंक्शन के लिए परचेज डिपार्टमेंट बना दिया, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ के लिए फाइनेंस डिपार्टमेंट बना दिया. मतलब फंक्शन के बेसिस पे हमने अलग अलग डिपार्टमेंट्स बना दिए. ऐसे ही ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर्ड, मतलब किस तरीके के हम प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, इसके बेसिस पे भी हम अलग अलग डिपार्टमेंट बना सकते हैं. मतलब हमने फूड इंडस्ट्री के लिए अलग बना दिया, टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए अलग डिपार्टमेंट बना दिया. एंड द लास्ट इज़ ऑन द बेसिस ऑफ टेरिटरी. टेरिटरी का मतलब हो गया ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शंस. मतलब अब हमने ग्रुपिंग करी है अपने एक्टिविटीज़ की, अलग अलग ब्रांचेस, अलग अलग हेड ऑफिस बना दिए. सदर्न जोन के लिए अलग बना दिया, नॉर्दर्न जोन के लिए अलग, सेम एज़ फॉर ईस्टर्न जोन एंड द वेस्टर्न जोन. तो इस तरीके से हम जो है डिपार्टमेंटलाइजेशन कर सकते हैं. मतलब सिमिलर नेचर की जो एक्टिविटीज़ होती हैं उनको सेम डिपार्टमेंट के अंदर उनकी ग्रुपिंग करना, डिपार्टमेंट्स बनाना. अब डिपार्टमेंटलाइजेशन हो गया. द थर्ड स्टेप इज़ असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज़. असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज़ का क्या मतलब है? असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज़ का मतलब है जब हमारे डिपार्टमेंट्स बन गए, आफ्टर द डिपार्टमेंटलाइजेशन हैज़ बीन डन, उसके बाद हम ड्यूटीज़ असाइन करते हैं अपने एम्प्लॉयज़ को, पर्सनस को, अकॉर्डिंग टू देयर स्किल्स एंड कॉम्पिटेंसीज़. जिस पर्टिकुलर एरिया में उनका स्पेशलाइजेशन है, जिस पर्टिकुलर एरिया में वो एक्सपर्टीज़ हैं, उनको उसी तरीके का काम देना. यहाँ पे हमें ये ध्यान रखना है कि बैलेंस बना रहे बिटवीन द नेचर ऑफ वर्क और उस काम को करने के लिए हम जिस इंसान को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हैं. ठीक है. तो मतलब ड्यूटीज़ की जो असाइनमेंट होनी चाहिए वो कुछ इस तरीके से होनी चाहिए कि हम एम्प्लॉयज़ को, पर्सनस को, इंडिविजुअल्स को वही काम दे जो उनकी स्किल्स, उनकी एबिलिटीज़, उनकी कॉम्पिटेंसीज़ को मैच करे. किसी को वो काम देना जिसको आता ही नहीं है, तो ना तो स्पेशलाइजेशन होगा, ना ही एफिशिएंसी आएगी, ना ही काम ढंग से होगा. तो असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज़ में हमें ये ध्यान रखना है कि जो भी हम ड्यूटीज़ असाइन कर रहे हैं, जो भी एम्प्लॉयज़ को काम असाइन किया जा रहा है, वो उनकी स्किल्स, कॉम्पिटेंसीज़ और एबिलिटीज़ से मैचअप हो. और असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज़ देने के बाद जो लास्ट स्टेप होता है, दैट इज़ द एस्टैब्लिशिंग अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप, और वी कैन से एस्टैब्लिशिंग द रिपोर्टिंग रिलेशनशिप्स. इसमें क्या होता है? अब काम असाइन कर दिया, काम असाइन करने के बाद एलोकेशन होता है अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी का अमंग्स द एम्प्लॉयज़ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. मतलब हु विल बी रिस्पॉन्सिबल टू whom एंड फॉर व्हाट. कौन किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, किसको उसे रिपोर्ट करना है. मतलब कौन किसका सुपीरियर है, कौन किसका बॉस है, कौन किसका सबऑर्डिनेट है, ये सारी चीज़ें क्लियर करना. मतलब एक वेल डिफाइंड हायरार्की स्ट्रक्चर बनाना, भाई कौन किस पोजीशन पे है, किसको किसकी रिपोर्टिंग करनी है. अब यहाँ पे हमें ये ध्यान रखना है, देयर शुड बी नो डिस्पैरिटी बिटवीन दी अथॉरिटी ग्रांटेड एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी इम्पोज्ड. ऐसा नहीं होना चाहिए कि सिर्फ एक इंडिविजुअल के पास सिर्फ अथॉरिटी ही अथॉरिटी है, या फिर एक इंडिविजुअल ऐसा है उसके पास सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ही रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं. मतलब जो भी हम अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी एलोकेट करेंगे वो इस तरीके से हो कि अगर किसी एक पर्सन के पास अथॉरिटी है तो वो किसी एक के लिए रिस्पॉन्सिबल भी होना चाहिए. ऑन दी अदर हैंड अगर किसी एक पर्सन के पास रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इफ़ ही इज़ रिस्पॉन्सिबल टू समवन, तो उसके पास किसी चीज़ की अथॉरिटी भी होनी चाहिए. मतलब प्रॉपर सिर्फ एक ही को अथॉरिटी देना, एक ही को रिस्पॉन्सिबिलिटी देना, ऐसा नहीं होना चाहिए. मतलब एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाना, अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बनाना, जिससे कि इससे क्या होगा, कोऑर्डिनेशन अचीव होगा, स्पेशलाइजेशन अचीव होगी हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर.
फॉर एग्जाम्पल इफ़ सेल्स मैनेजर, अगर हम सेल्स मैनेजर की बात करें, वो अपने ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स फोरकास्ट वो जाके जनरल मैनेजर को बताएगा, ठीक है, कि भाई ऐसे ऐसे सेल्स फोरकास्ट है। अब उस फोरकास्ट के बेसिस पे जो जनरल मैनेजर है वो आगे जाके डायरेक्शन देगा या डायरेक्ट करेगा, लीड करेगा प्रोडक्शन मैनेजर को कि भाई उस पर्टिकुलर स्पेसिफिक टाइम पीरियड पे आपको इतनी प्रोडक्शन इतनी क्वांटिटी में अरेंज करके रखनी है। तो कोऑर्डिनेशन बन रहा है ना। सेल्स मैनेजर ने अपनी ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स फोरकास्ट वो रिस्पॉन्सिबल था कि भाई उसे जनरल मैनेजर को आगे जाकर रिपोर्ट देनी है। अब जब जनरल मैनेजर को रिपोर्ट मिली तो अब वो आगे जाके डायरेक्ट कर सकता है, लीड कर सकता है प्रोडक्शन मैनेजर को कि भाई एट द सर्टेन टाइम पीरियड यू हैव टू अरेंज दिस मिनिमम क्वांटिटी, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों से हम कोऑर्डिनेशन को अचीव कर सकते हैं। सो दिस वाज ऑल द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग जो एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर किया जाता है। सबसे पहले काम को आइडेंटिफाई करना, उसकी डिवाइडेशन करना, देन डिपार्टमेंट्स बनाना, मतलब ग्रुपिंग करना एक्टिविटीज़ की जो सिमिलर नेचर की है उनको सेम डिपार्टमेंट्स में डालना। एंड द नेक्स्ट इज़ असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज़। डिपार्टमेंट्स बनने के बाद एम्प्लॉयज़ को, इंडिविजुअल्स को ड्यूटीज़ असाइन करना, किसका क्या काम है, और वो होना चाहिए अकॉर्डिंग टू देयर स्किल्स, कॉम्पिटेंसीज एंड एबिलिटीज़। एंड द लास्ट वन इज़ ऐसा अथॉरिटी रेस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप स्ट्रक्चर हिरार्की अपनी ऑर्गेनाइजेशन में डेवलप करना जहाँ पे पता हो हु इज़ रिस्पॉन्सिबल टू whom एंड फॉर वॉट, एंड देयर शुड बी नो डिस्पैरिटी बिटवीन द अथॉरिटी ग्रांटेड एंड द रिस्पॉन्सिबिलिटी इम्पोज्ड। तो इन सारी चीज़ों से हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोऑर्डिनेशन लेकर आ सकते हैं, एफिशिएंसी लेकर आ सकते हैं, स्पेशलाइजेशन लेकर आ सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। नेक्स्ट सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे ऑर्गेनाइजिंग की इम्पॉर्टेंस, उसकी क्या नीड है, क्या सिग्निफिकेंस है, क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं अगर हम अच्छे से ऑर्गेनाइजिंग को अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, अपनी कंपनी या फर्म के अंदर इम्प्लीमेंट करते हैं। सो अगर आज की वीडियो से रिलेटेड किसी को कोई डाउट है देन प्लीज़ मेंशन इन द कमेंट बॉक्स, वी विल टेक इन द नेक्स्ट सेशन। सो टिल देन टेक केयर and stay safe. Meet you all in the next video. Thank you and have a nice day.